सो बच्चों, आज की क्लास में हम हमारे जो सेकंड यूनिट है वो शुरू कर रहे हैं आपका, जिसमें कि हमने दो क्लासेस पढ़ी थी। दो टाइप से हमने डिफ्रैक्शन रीड करना पड़ा था। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन हमने रीड कर लिया है। आपका जो सेकंड कैटेगरी थी दैट वाज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें आपकी स्लिट जो है वो एक ही तरह की होती है, रेक्टेंगुलर स्लिट हमारी होती है। लेकिन सिंगल स्लिट के साथ हमें कैसा डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई देता है, डबल स्लिट के साथ कैसा डिफ्रेक्शन पैटर्न शो होता है, और अगर हम n नंबर ऑफ स्लिट्स एक साथ पैरेलली प्लेस कर दें तो किस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें शो होता है, उसका थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। और एनालिटिकली हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज विद इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए एक्सप्रेशंस निकालेंगे सभी केसेस में। तो आज की क्लास में जो हम रीड करने वाले हैं दैट इज फॉर अ सिंगल स्लिट। तो यहाँ पे देखिए आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। ये आपकी कोई स्लिट है जो कि हमने बना रखी है। ये जैसे कार्डबोर्ड टाइप का आपका रेक्टेंगुलर कोई आपके पास है ओपैक्यूम, उसके अंदर हमने एक बीच में स्लिट यहाँ पे बना दी है। तो इस तरह का जो अपर्चर होता है उसके केस में हम कब कहेंगे कि हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने जो दो कैटेगरीज रीड की थी उसमें से जो सेकंड कैटेगरी थी उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारा अपर्चर है, इस अपर्चर से हमारा सोर्स, लाइट का जो सोर्स है, और दूसरा जहाँ कहीं भी हमने स्क्रीन रखी है, ये दोनों ही चीजें अपर्चर से इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस के ऊपर अगर हैं तो उस सिचुएशन में हमें जो भी डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो हमारा इस कैटेगरी में आता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन कैटेगरी में। तो ये आपकी स्लिट है और उस स्लिट की वजह से आपको इस तरीके का डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है स्क्रीन के ऊपर। जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे हमें एक ब्रॉड मैक्सिमा दिखाई देता है जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, और उसके दोनों तरफ हमें सेकेंडरी मैक्सिमाज और मिनिमाज ऑब्जर्व होते हैं ऑफ लेसर इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे आपके सिर्फ 3 ही बना के दिखाए हुए हैं, एक सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद में डार्क फ्रिंज बनाई हुई है, उसके बाद में फिर एक ब्राइट फ्रिंज बनाई हुई है। तो हमें, और यहाँ दूसरी इमेज में है, यहाँ पे आपके कई सारे आपको दिखाए हुए हैं। तो हमें इस तरह से आपका सेंट्रल मैक्सिमा के साथ अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं। इस केस में, एक सिंगल स्लिट के केस में, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट उस स्लिट के ऊपर फॉल करती है और हम इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे कोई स्क्रीन रख देते हैं और किसी लेंस की हेल्प से उस पैरेलल डिफ्रेक्टेड लाइट को जब हम फोकस करवाते हैं स्क्रीन पे तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न आपका दिखाई देता है। ब्रॉड मैक्सिमा और अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स, जिनको हम सेकेंडरी भी कहते हैं, और जो सेंट्रल दिखता है उसको हम प्राइमरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सब टर्म्स हम आपकी इस कैटेगरी में यूज करने वाले हैं। प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपका सबसे ज्यादा इंटेंस होता है और बिल्कुल सेंटर में दिखाई देता है, इसलिए उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और जो बाद वाले होते हैं उनके सेंट्रल के कंपैरिजन में उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, दैट्स वाई हम उनको सेकेंडरी नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में रीड करेंगे। डिफ्रेक्शन पैटर्न को आपने जो 12th क्लास में पढ़ा था डिफ्रेक्शन के बारे में, ये बिल्कुल वही वाला आपका आर्टिकल है, डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट। तो कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट का कोई सोर्स है जो कि इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारी इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर फॉल कर रही है। जो भी आपका अपर्चर है उस अपर्चर का कोई ना कोई आपका विड्थ होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं। तो स्लिट का जो क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर लाइट हमारी फॉल कर रही है। तो अगर हम ये माने कि लाइट रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती हुई आगे मूव करती है, तो आपने ये देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल ही स्ट्रेट दो लाइंस अपर्चर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके साथ ड्रॉ कर रखी है, जो कि स्क्रीन पे कहाँ मिल रही है, एक्स और वाई डिस्टेंस के ऊपर हमें मिल रही है। तो अगर हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल पाथ जो फॉलो करती है लाइट वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है, तो हमें क्या दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, एक्स वाई पे तो मुझे पूरी तरह से ब्राइटनेस दिखाई देनी चाहिए, एक्स से ऊपर और वाई से नीचे मुझे पूरी तरह से डार्कनेस ऑब्जर्व होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था कि भाई हमें इस तरह का पैटर्न दिखना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में पैटर्न कैसा दिखता है, जो अभी हमने इमेज देखी उस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देता है स्क्रीन में। ठीक है, तो कंसीडर फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रेक्शन ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ड्यू टू अ नैरो स्लिट। एक हमने बिल्कुल ही नैरो स्लिट ली है जिसकी की विड्थ बहुत कम है। ठीक है, now let a parallel beam of monochromatic light be incident normally on an opaque plate having a narrow slit in it। ये कोई opaque plate है आपकी, उसमें narrow slit बनी हुई है और उसके ऊपर parallel beam of light fall कर रही है। क्यों कर रही है parallel beam of light? क्योंकि source infinity पे रखा हुआ है और उस infinity से बीच में हमने एक convex lens यूज करके, जो कि कन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा होगा इंफिनिटी पे आपका सोर्स, और वहां से फिर जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है वो हम इस प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपकी रे ऑप्टिक्स को कहते हैं, द ट्रांसमिटेड बीम ऑन द स्क्रीन शुड हैव यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन एट द सेम क्रॉस सेक्शन एक्स वाई। ठीक है, अगर हम कहते हैं तो जो भी बात मैंने आपको समझाई कि एक्स वाई में मुझे क्या दिखनी चाहिए थी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखनी चाहिए थी, जो कि जो स्लिट का क्रॉस सेक्शन है उतना आपका विड्थ है, और उसके ऊपर और नीचे मुझे पूरी तरह से डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए थी। दिस इज एक्सपेक्टेड, बट ऑब्जर्व क्या होता है आपका, ये भी एक तरह से उसी तरीके का एग्जाम्पल है। ये आपका सोर्स है जो इंफिनिटी पे है, उसके बाद में लाइट आपकी इस तरह से इंसिडेंट कर रही थी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी, और इस क्रॉस सेक्शन की वजह से आपकी लाइट क्या हो गई, डिफ्रेक्ट हो गई। डिफ्रेक्ट हम कहते हैं कि बैंड हो जाती है, तो ये देखिए इस तरह से आपकी बैंड हो गई है लाइट, और जब इस पोर्शन में यहाँ स्क्रीन तक का जो भी सेपरेशन है आपका, इस पोर्शन में आपकी लाइट फिर से री इन्फोर्स होती है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, और उस वजह से आपको जो फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ऐसा ना दिख के हमें कैसा दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फ्रिंज का क्या है, विड्थ है, ये स्मॉल सा विड्थ है, लेकिन इस विड्थ से भी काफी ज्यादा डिस्टेंस पे मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, हमारा सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहा है। तो विड्थ से काफी ज्यादा डिस्टेंस तक हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इल्यूमिनेशन ऑब्जर्व हो रही है, सेंट्रल मैक्सिमा हमें दिखाई दे रहा है, ब्रॉड सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद में अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम सेंट्रल से दूर जाते जाते हैं, जो ब्राइट होता है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, और जो डार्क होता है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। देखिए ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी उससे भी ज्यादा कम है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी उससे भी ज्यादा कम इंटेंसिटी है। तो ये इंटेंसिटी डायग्राम है आपका, और इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इन वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, अ वेरी इंटेंस central bright band much wider than the slit width in the direction of incidence। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस की डायरेक्शन में मुझे एक ब्रॉड सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देता है, जिसकी जो विड्थ होती है वो काफी वाइड होती है, किसके कंपैरिजन में, स्लिट की विड्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, और उसके बाद में अ सेट ऑफ डार्क एंड सब्सिडियरी मैक्सिमास ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल बैंड, सेंट्रल बैंड के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी मुझे सब्सिडियरी मैक्सिमास, इसका मतलब क्या है, बीच वाले को हम प्राइमरी कहते हैं, उनको सेकेंडरी भी कहते हैं, उनको हम सब्सिडियरी मैक्सिमास भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा है उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, एंड इट्स एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ यहाँ पे हमने पढ़ा था जब हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी कि डिस्टेंसेस के टर्म में हम बात नहीं करेंगे, हम किसके टर्म में बात करेंगे, एंगल्स के टर्म में बात करेंगे। डायग्राम्स जो हम बनाएंगे इनमें तो आपको दिख रहा है कि बहुत ही नजदीक है, आपकी यहाँ पे स्लिट है और यहाँ की स्क्रीन है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस स्लिट और स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उस वजह से हम डिस्टेंस मेजर करने की बजाय एंगल्स की फॉर्म में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल, एक तो सेंटर में पॉइंट आपका मिल रहा है यहाँ पे, जो सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर है वहां पे, और दूसरा जहाँ पे मिनिमा है उसके साथ हमने इस लाइन को ज्वाइन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो एंगल है इसको हम कह रहे हैं एंगुलर विड्थ।
तो एंगुलर विड्थ जो होती है आपके सेंट्रल मैक्सिमा की, वो बहुत ज्यादा होती है आपकी इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मैक्सिमास। जो आपके सेकेंडरी मैक्सिमास की विड्थ होती है वो उससे काफी कम होती है, और विड्थ आपकी जो अपर्चर की विड्थ है उससे भी काफी ज्यादा डिस्टेंस में आपको सेंट्रल वाइड मैक्सिमा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो जैसा हमने उम्मीद की थी उसके बजाय में हमें इस तरह का पैटर्न स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिकली। तो उसके लिए हमने क्या किया है, टू ऑब्टेन अ फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रेक्शन ड्यू टू अ स्लिट means single slit, the incident plane wavefront is obtained by using a convex lens in such a way that source lies in the focal plane of lens। ठीक है, बताई थी ये बात मैंने कि हम इसको अचीव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारा जो सोर्स है उस सोर्स को हम मान लेते हैं कहाँ रखा है, हमने किसी कन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन में हमने उस सोर्स को रखा हुआ है। ठीक है, फोकल प्लेन में आपका फोकस होगा, उस फोकस पॉइंट के ऊपर आपने सोर्स को प्लेस कर रखा है। ठीक, अब उस सोर्स से जैसे लाइट कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेगी तो फोकस पे रखा हुआ, जब आपका लाइट फोकस पे रखी हुई होती है तो उसके राइट साइड में आपको क्या मिलती है, कन्वेक्स लेंस के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिलती है। कॉलिमेटेड बीम भी हम उसको कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है उसको कॉलिमेटेड बीम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने किया है। अब उसके बाद में जब वो स्लिट के ऊपर इंसिडेंट करेगी पैरेलल बीम तो डिफ्रेक्टेड लाइट आपको मिलेगी, मतलब जो भी लाइट इंसिडेंट कर रही है वो पैरेलल बीम है। स्लिट के बाद जो मिलती है उसको हम कह रहे हैं डिफ्रेक्टेड लाइट। तो द डिफ्रेक्टेड लाइट फ्रॉम द स्लिट is again focused on the screen with the help of another convex lens, so that effectively the source and screen are at infinite distances from the obstacle। obstacle का मतलब है आपकी जो स्लिट है उसी को ही हम obstacle कह रहे हैं, उसी के लिए ही हम अपर्चर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से आपका सेटअप अरेंज करना है। हमने दो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से आपका ये जो भी प्रोसीजर है इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नाउ वी विल रीड इट इन डिटेल। ये आपका रे डायग्राम है, ये आपका सोर्स है, लेंस L1 की हेल्प से L1 के फोकस पे आपने क्या रखा हुआ है, सोर्स S को प्लेस किया हुआ है। उसके बाद में पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। W1 क्या है आपका, वेव फ्रंट है। तो वो वेव फ्रंट का पार्ट जो कि इंसिडेंट कर रहा है इस स्लिट की विड्थ के ऊपर, AB के ऊपर। ठीक है, तो स्लिट विड्थ AB पे हमारा W1 प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये पैरेलल लाइंस, ये क्या है आपकी डिफ्रेक्टेड लाइट है। उस डिफ्रेक्टेड लाइट को दूसरा कोई लेंस हमारे पास L2 लेंस, उसकी हेल्प से हमने फिर से क्या करवा दिया है, फोकस करवा दिया है MN स्क्रीन के ऊपर। ठीक, अब वहां पे जो भी स्क्रीन पे पैटर्न बन रहा है अब आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि भी सेंटर पे मुझे क्या ऑब्जर्व होगा। सेंटर से ऊपर की तरफ मैं कोई पॉइंट मानूं तो मुझे क्या चीज ऑब्जर्व होगी, सेंटर से बिलो डायरेक्शन में मैं मानूं तो क्या चीज ऑब्जर्व होगी। और वो हम किसकी फॉर्म में पढ़ेंगे, इस एंगुलर सेपरेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे। इंसिडेंस के साथ आपकी डिफ्रेक्टेड लाइट्स जो भी एंगल फॉर्म कर रही होंगी, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर P पॉइंट लिया हुआ है, इस P पे हमारी डिफ्रेक्टेड लाइट थीटा एंगल बनाती हुई जा रही है। ठीक है, पूरी की पूरी जो स्लिट है वहां से थीटा एंगल बनाती हुई इस P पे पहुंचेंगी हमारी लाइट्स। ठीक है, तो उस थीटा एंगल की विद रिस्पेक्ट टू मुझे इस P पे मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहा है या फिर मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है, वो चीज हम अभी देखेंगे आपका। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको समझ में आ गई है आई होप। S इज अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। L1 इज कॉलिमेटिंग लेंस, मैंने बताया था आपको कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलिमेटेड लाइट भी कहते हैं। तो इस लेंस को आप कॉलिमेटिंग लेंस भी कह सकते हो या कॉलिमेटर भी कह सकते हो, कोई भी वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो L1 हमारा क्या है, एक कॉलिमेटिंग लेंस है। AB is a narrow slit of width small a। AB जो है ये हमारी स्लिट की विड्थ है, इसको हम किससे लिख रहे हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
WW1 is a plane wavefront incident on the slit AB, and each point on this wavefront is a source of secondary disturbance. हमने किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना है इसको? ह्यूजन का जो प्रिंसिपल होता है हम उसी के बेसिस पर ही सारी चीजें प्रूव कर रहे हैं. हमने फ्रेशनेल हाफ पीरियड जोन्स जो बनाए थे वहां पे भी किसका यूज किया था? ह्यूजन्स वेव थ्योरी का ही हमने यूज किया था. यहाँ पर भी हम उसी का यूज करेंगे. तो ये जो भी हमारा वेव फ्रंट है WW1, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे जब ये इंसिडेंट करेगा यहाँ पे ए बी के ऊपर, जब ये इंसिडेंट करेगा तो ये जैसे आपको जो भी डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो डॉटेड लाइंस आप मान लीजिए कि ये वेरियस पॉइंट्स हैं आपके उस वेव फ्रंट पे, और वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे बिहेव करेंगे? सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह से बिहेव करेंगे. ठीक है, और उस सेकेंडरी डिस्टरबेंस से आपकी लाइट क्या होगी? आगे ट्रैवल करेगी. जैसे प्राइमरी से ट्रैवल करती है उसी तरह से अब उन सेकेंडरी वेवलेट्स से आपकी लाइट आगे ट्रैवल करेगी. ठीक है, नाउ उसके बाद द डिफ्रेक्टेड सेकेंडरी वेव्स, अभी हमने कहा ना सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स आगे मूव कर रहे हैं, वही सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि री इन्फोर्समेंट होती है लाइट वेव्स की, डिफ्रेक्टेड लाइट वेव्स की. तो वो डिफ्रेक्टेड सेकेंडरी वेव्स आर फोकस्ड ऑन द स्क्रीन MN. स्क्रीन के ऊपर हमने उसको फोकस किया है किसकी हेल्प से? एक दूसरे कन्वेक्स लेंस L2 की हेल्प से. ठीक है, इसका अपर्चर ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा ना कि इसकी विड्थ ज्यादा दिखाई दे रही है इसके कंपैरिजन में, तो इसका अपर्चर ज्यादा है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी हम फोकस कर पाए स्क्रीन के ऊपर, इसलिए इसका अपर्चर थोड़ा लार्ज लिया गया है इन कंपैरिजन टू कॉलीमेटेड लेंस. ठीक है, तो ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है. अब उसके बाद हमने मान लिया कि स्क्रीन पे ये जो पॉइंट है O, the waves reaching at point O and that point is just opposite the middle of the slit. जो हमारी स्लिट है AB, उसका जो मिडल पॉइंट है C, उस C के जस्ट सामने जो आपका पॉइंट है O, that will be the center of this screen. तो सेंटर ऑफ स्क्रीन जो है उसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि जस्ट अपोजिट है मिडल ऑफ स्लिट पे जो पॉइंट है उसके. फॉर्म अ ब्राइट सेंट्रल इमेज. O पॉइंट पे हमें क्या ऑब्जर्व होता है? एक ब्राइट इमेज हमें दिखाई देती है. ठीक है, जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं जो कि यहाँ से ट्रेवल करेंगी, एक तो C से पहुंच रही है यहाँ पे O पे आपको दिख रहा है इस डायग्राम में जो आपकी डार्क लाइंस हैं, और दूसरी A से पहुंच रही है मेरी O पे, और दूसरी B से पहुंच रही है. A और B तो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट है. इसके अलावा अगर आप बीच में भी कोई सिमेट्रिकल पॉइंट्स कंसीडर करो, जैसे C से मैं, ये आपका जो फर्स्ट डॉट है यहाँ से एक लाइट यहाँ पहुंच रही है, और दूसरी यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट है यहाँ से लाइट पहुंच रही है, तो इस पूरी की पूरी स्लिट में से अपर हाफ और लोअर हाफ में से जो भी सिमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे वो सारे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचेंगे इस O पॉइंट पे. इसका मतलब क्या हो गया? सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हैं तो पाथ लेंथ क्या हो गई? दोनों की सेम हो गई, और पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो 0 पाथ डिफरेंस के साथ आपके सारे सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंचते हैं इस O पॉइंट पे. ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपकी कि द secondary waves from points equidistant from C and situated in upper and lower halves, upper half CA or lower half CB of the wavefront travels the same distances in reaching O. O point तक आपके सारे secondary wavelets same distance travel करके पहुंचते हैं. And what does it means? It means path difference between these symmetrical points will be equal to 0. तो 0 पाथ डिफरेंस की विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है? आपका मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, और मैथमेटिकली ये चीज आपने अभी अभी देखी कि भाई वहां पे जो भी लाइट पहुंचती है उसके लिए वो सभी के सभी सेम पाथ ट्रेवल करके जाते हैं, तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 0 है. तो 0 पाथ डिफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या दिखता है? आपका सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देता है एट पॉइंट O. ठीक है, तो जो सेंटर में दिखाई दे रहा था उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया. एंड द सेकेंडरी वेव्स थस रीइंफोर्स ईच अदर एंड O will be
अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। जो भी सुपर इम्पोजिशन होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या दिखता है, आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट दिखाई देता है। नाउ let us now consider another point P। हमने कोई भी पॉइंट P मान लिया। अब उसी तरह से आप इस पॉइंट को ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल पैटर्न हमें दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पे माना है अबाउट, ओके, अबाउट डायरेक्शन में हमने माना है स्क्रीन पे कोई पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है O से, ठीक है। और जो भी आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं, वेवलेट आपकी जो ए बी से ट्रैवल करके जाती हैं स्लिट से, मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल ट्रैवल करती हुई पहुंच रही है इस पॉइंट पी पर, ठीक। आपके सारे के सारे वेव्स ही इसी तरह से थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे पहुंचेंगे पी पे। अब जब हमने ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ की है पी पॉइंट के लिए, तो हमें सीधे सीधे हम देखें तो भी हमें पता चल रहा है कि ए जो पॉइंट है अपर हाफ का, जो बिल्कुल ही एज पे पॉइंट है, यहाँ से जो लाइट पाथ ट्रेवल करके जा रही है उसका जो डिस्टेंस है वो बाकी सभी वेवलेट से क्या है, सबसे ज्यादा कम है। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है बी, आप यहाँ से देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचेगा इस पी पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी डिफरेंट आप वेवलेट्स यहाँ पे कंसीडर करोगे, सिमेट्रिकली ही बेशक कंसीडर करो, जैसे ए और बी ही आपने सिमेट्रिकली कंसीडर किया, a/2 डिस्टेंस पे ऊपर है, a/2 डिस्टेंस पे नीचे है, तो इन दोनों के बीच में आपका कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। और उसी पाथ डिफरेंस की वजह से यहाँ पे वही डिसाइड करेगा कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देती है या फिर मिनिमम इंटेंसिटी दिखाई देती है, ठीक है। और जैसे आप मैथमेटिकली पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहा है, तो जो स्मॉलर डिस्टेंस होता है हम क्या करते हैं, उससे लार्जर वाले के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और उसके बाद में ये जो बी डी बचा, ये बी डी एक्स्ट्रा पाथ है और यही क्या कहलाएगा, आपका पाथ डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है, उन सभी वेव्स के बीच में जो कि इस पी पॉइंट पे पहुंच रही हैं सेकेंडरी वेवलेट्स की फॉर्म में, ठीक है भाई। The secondary waves coming from all the points of the slit starts in the same phase। ए बी के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा था, इसका मतलब जितने सारे सेकेंडरी वेवलेट्स थे वो सारे के सारे सेम फेज में थे। यही बात यहाँ पे कही है कि स्टार्ट तो किससे करते हैं, सेम फेज से स्टार्ट करते हैं, बट दे ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस in reaching the point P and thus are in different phases। तो वो P पे पहुंचेंगे कैसे, डिफरेंट फेज में पहुंचेंगे। तो अगर वो अपोजिट फेज में पहुंचते हैं तो इंटेंसिटी 0 भी हो सकती है, सेम फेज में पहुंचते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है। दैट्स वाई ये P पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है। Now to calculate path difference between the two extreme rays reaching the point P, draw AD as perpendicular to the diffracted ray coming from B। बी से जो लाइट आ रही है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो हमने एक परपेंडिकुलर एडी ड्रॉप कर दिया पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। नाउ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज traveling from A and B will be given by this distance BD। तो BD डिस्टेंस ही मैथमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो एक छोटी सी ट्राइंगल बन रही है ना यहाँ पे A, B और D, जिसमें ए बी क्या है, स्लिट की विड्थ है, और ये जो एंगल है यहाँ पे आपकी बहुत सारी पैरेलल लाइंस हमने खींच रखी हैं, उसके बाद भी ये थीटा एंगल के ऊपर बना रखी हैं, वो भी आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस तरह की सिचुएशन में ये जो एंगल आता है आपका, ये भी क्या आता है, थीटा ही आता है। ये सी चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई हैं, आई होप कि आप समझ लोगे कि हाउ इट बिकम्स थीटा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो बी डी है, आपका जो भी पाथ डिफरेंस होता है वो किसके टर्म्स में होता है, या तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 या फिर ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो हमने यहाँ पे मान लिया आपकी दो कंडीशंस होती है, या तो n इंटू लैम्डा या फिर 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो हम मान लेते हैं कि ये जो बी डी है एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए, उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है,
लैम्डा के बराबर है, 1 इंटू लैम्डा। तो कंडीशन होती है ना आपकी n इंटू लैम्डा, उसमें मैंने n को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। एंड c बी द मिडल पॉइंट ऑफ दिस स्लिट, c क्या है आपका मिडल पॉइंट है स्लिट का, और a और b के से जो भी वेव पहुंच रही है p पर, उनके बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस है। अब c आपका बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, मिडल पॉइंट है, तो अपर और लोअर हाफ से आपका सिमेट्रिकल आपका पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा इस पी पॉइंट पे। तो AC से और CB से जो भी पाथ डिफरेंस होगा उसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। तो लैम्डा है आपका, इस लैम्डा को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। लैम्डा बाई 2 अपर हाफ से जो वेव पहुंच रही है, और लैम्डा बाई 2 जो लोअर हाफ से वेव पहुंच रही है, उसकी वजह से पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड ए पी, ए से पी पर जो पहुंची और सी से पी पर जो पहुंची, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो मान लेते हैं लैम्डा बाई 2 के बराबर है। और बिल्कुल उसी तरह से सी से पी पे जो पहुंचती है और बी से पी पर पहुंचती है, उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस क्या मान लेते हैं, लैम्डा बाई 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह से इसको रीड करने वाले हैं। हम पाथ जो भी आपका एक्सपोज्ड वेव फ्रंट होगा उसको हम लैम्डा बाई 2 के फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। वो या तो इवन नंबर ऑफ लैम्डा बाई 2 में डिवाइड होगा या फिर ओड नंबर ऑफ लैम्डा बाई 2 में डिवाइड होगा। तो अभी जो हमारी सिचुएशन है 1 इंटू लैम्डा, इसमें उसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने उसको लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ द वेव्स traveling from A and C shall reach P in opposite phases। लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होता है कि फेज डिफरेंस कितना हो, पाई के बराबर हो। पाई फेज डिफरेंस का मतलब है A से जो पहुंचेगी मान लेते हैं वो पॉजिटिव में अगर पहुंची है, तो C से जो आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव साइकिल के साथ आएगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी फिर उस पॉइंट पे, जीरो इंटेंसिटी हो जाएगी। मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट आपको ऑब्जर्व होगा इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अब जैसे आपने अपर हाफ डिस्कस किया, बिल्कुल उसी तरह से आप लोअर हाफ को भी डिस्कस कर सकते हो। सी से जो पहुंची पी पे और बी से जो पहुंची पी पे, वो दोनों भी कैसे पहुंचेंगी, आउट ऑफ फेज पहुंचेंगी। तो आउट ऑफ फेज पहुंचेंगी तो वो भी आपस में एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे एक्सपोज्ड वेव फ्रंट की वजह से इस पी पॉइंट पे मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है भाई, अब ये हमने एग्जांपल लिया था आपका 1 इंटू लैम्डा का। इसी तरह से आप इसको 2 इंटू लैम्डा भी ले सकते हो, 3 इंटू लैम्डा भी ले सकते हो। तो ये हमने बता दिया कि फॉर दिस पाथ डिफरेंस BD is equal to lambda, point P will be having the minimum intensity। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है आपकी, इस ट्राइंगल से आप अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो पाथ डिफरेंस आप कैसे लिख सकते हो, BD की वैल्यू लिख दो इस ट्राइंगल में, AB साइन थीटा के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। AB विड्थ है स्लिट की, तो A साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, BD आपने लैम्डा लिया था और अभी मैथमेटिकली उसकी वैल्यू क्या आई आपकी, A साइन थीटा आई। दैट्स व्हाई वी कैन राइट A साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। So for A sin theta is equal to lambda, the point P will have a minimum intensity or a dark fringe। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम इतना ही रीड करते हैं कि P पॉइंट पे हमें अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट ऑब्जर्व होता है। इससे आगे का पोर्शन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।